हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आप सभी का इंडियन पीसीएस एकेडमी चैनल में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मेरे पिछले 3 वीडियो बहुत पसंद आए होंगे। मुझे लगता नहीं है कि आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आते वीडियो तो आपके कमेंट और लाइक्स और शेयर होते। ना तो कोई ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं ना लाइक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। ओके, तो आप अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए। तो पुराने यानी पिछले 3 वीडियो में हमने क्या देखा था, भारत का भूगोल देखा था। भारत के भूगोल में पिछले 3 वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे प्लीज़ बताइए, क्योंकि जब तक आप डाउट नहीं बताएंगे तब तक आपको या मुझे मेरी कमियां समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो हमारा जो चल रहा था, हिमालय चल रहा था। हिमालय का हमने क्या पढ़ा था, कल विभाजन पढ़ा था। कल विभाजन हमने कौन सा पढ़ा था, उत्तर से दक्षिण पढ़ा था। वो हमने 3 तरीके से यानी 3 टाइप का विभाजन पढ़ा था। एक तो बाह्य हिमालय था, एक लघु हिमालय या मध्य हिमालय था, तीसरा था सबसे नीचे का दक्षिण का, वो शिवालिक था। उसकी PDF यानी उसकी इमेज जो भी प्रिंट कराने के लिए डाटा था इसके बीच का, मैंने क्या ग्राफ या चित्र के अनुसार कराया था, उसमें पूरी डिटेल नहीं कराया था। मैं यहाँ पर शॉर्ट में कराता हूँ और समझाने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, और उसके बाद का जो भी याद करने का फैक्ट होता है वो मैं आपको PDF के ज़रिए टेलीग्राम पर दे देता हूँ। और टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में पहले भी दिया और आगे भी देता रहूँगा, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दूँगा। तो आज हम पढ़ेंगे हिमालय का दूसरा विभाजन। मैंने आपको बताया था कि हिमालय के 2 तरीके से विभाजन किया गया, एक उत्तर से दक्षिण और एक पश्चिम से पूर्व। तो उत्तर से दक्षिण का विभाजन आप सभी को अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, उसको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। ये विभाजन आपको फिर से अच्छे से समझ में आएगा, ये मैं आशा करता हूँ। देखिए, इधर कौन सी साइड होती है, यानी डायरेक्शन होती है हमारी पश्चिम होती है। इधर कौन सी होती है, पूर्व होती है, ठीक है। इधर से विभाजन किया गया है और किस आधार पर किया गया है वो हम अभी देखेंगे। पश्चिम से पूर्व का जो विभाजन किया गया वो किया गया नदियों के आधार पर। किसके आधार पर, नदियों के आधार पर, ठीक है। तो पहला विभाजन क्या है, पहले विभाजन को हम नाम क्या देते हैं, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, ठीक है। उसका विभाजन किन किन 2 नदियों के बीच में किया है, सतलज। बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य है ये, आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा कि सिंधु एवं सतलज नदी के बीच कौन सा हिमालय पड़ता है, तो इसका नाम क्या बताओगे आप, पंजाब। इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं आपसे कि पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच पड़ता है, तो किन 2 नदियों के बीच पड़ता है, सिंधु और सतलज नदियाँ। यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, इनको हम बाद में पढ़ेंगे जब नदियों का टॉपिक आएगा, टर्न आएगा तब। दूसरे हिमालय को बोला जाता है कुमायूं हिमालय, और ये सतलज व काली नदी के बीच है। फिर वही इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक तो नदियों के बीच में पूछ लिया जाएगा और या दूसरा क्या पूछ लिया जाएगा, उसका नाम पूछ लिया जाएगा। तीसरा हिमालय, इसका अधिकतर हिस्सा नेपाल में होने के कारण इसको नेपाल हिमालय कहा जाता है, और एक काली और तीस्ता नदी के बीच में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद चौथा विभाजन, इसको हम बोलते हैं असम हिमालय, क्योंकि इसका अधिकतर हिस्सा असम राज्य में पड़ता है। और इसका जो विभाजन किया गया वो कौन सी 2 नदियों के आधार पर किया गया, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के आधार पर किया गया है, ठीक है। ये हमारा विभाजन है दूसरा। पहला हमने विभाजन कल देख लिया था, इसका आप इमेज भी ले सकते हैं, फ़ोटो भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको एक बार देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिए और मैं आपको उसके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। ठीक है, तो हिमालय हमारा यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अगर हिमालय से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, ठीक है ना।
आपको कोई भी हिमालय संबंधित परेशानी होती है तो। हिमालय के बाद दूसरा क्या है, 6 उपखंड पढ़े थे हमने। 6 उपखंडों में दूसरा क्या था, उत्तरी भारत का विशाल मैदान या उत्तरी भारत का विशाल मैदान। इसी विशाल मैदान को या इस उत्तर भारत के मैदान को हम गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का मैदान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों नदियों के अवसादों से जब ये तीनों नदियाँ बहती हैं और हिमालय से बहकर आती हैं तीनों नदियाँ, तो वहाँ से जो भी मिट्टी अवसाद आते हैं वो ये इस मैदान में, उत्तर भारत का मैदान हिमालय से नीचे होता है शिवालिक के दक्षिण में, ठीक है, वहाँ पर ये क्या अवसादों को फैला देती हैं, ठीक है। इसीलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, ठीक है। तो एक तरफ से पढ़ेंगे, फिर कोई डाउट होगा फिर पूछेंगे, ठीक है। तो इसका निर्माण कैसे होता है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा इन तीनों की सहायक नदियों से बहाकर लाए गए अवसाद, ठीक है ना। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा इन तीनों मतलब ये तीनों की सहायक नदी, इन तीनों की सहायक नदी, अगर हम जैसे सिंधु नदी की सहायक नदी की हम बात करें, झेलम, ब्यास, रावी, सतलज। गंगा की बात करें, यमुना, गंडक, बहुत सारी नदियाँ हैं, ठीक है, कोसी। ब्रह्मपुत्र की दिहांग, लोहित, दिबांग, ठीक है। तो इन नदियों के द्वारा बहाए गए अवसाद से किसका निर्माण हुआ, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये क्षेत्र समतल है। समतल क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो अभी इससे पहले हमने हिमालय पढ़ा है, हिमालय में आपको पता है कितना ऊंचे ऊंचे पर्वत थे और कहीं कहीं उसमें गड्ढे भी थे, ठीक है। जैसे माउंट एवरेस्ट के ले लो, माउंट एवरेस्ट कितना 8 किलोमीटर से ऊपर है, ठीक है, तो वो ऊंचाई होगी और उसमें बहुत गड्ढे भी हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसको अगर बात करें हम उत्तरी भारत के मैदान की, तो एक लगभग समतल है। समतल का मतलब है कि इसमें ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं है, ना ज़्यादा गड्ढे हैं। अगर समझना, थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझना, आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि हिमालय से जो अवसाद बहकर आए वो इसी जगह पर क्यों रुके। तो इसका एक सीधा कारण ये है कि नदियाँ वहाँ से बहकर तेज़ी से आती हैं। एक मान लो कोई आप ऊंची जगह से पानी फेंकना, तो वहाँ से क्या करेगा, मिट्टी को बहाकर लाएगा और ऐसी जगह पे जमा देगा जहाँ पर ढलान कम होगी। तो वैसा ही क्या हुआ, यहाँ पर हुआ, पहाड़ी क्षेत्र से मिट्टी बहकर आई, कंकड़ पत्थर बहकर आए, अवसाद बहकर आए, वो समतल जगह पर क्या हो गए, फैल गए, ठीक है। तो उसी से किसका निर्माण हुआ है, उत्तर भारत के मैदान का। उसके बाद अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, तो इसकी लंबाई लगभग कितनी है, 3200 किलोमीटर, यानी 3200 किलोमीटर। कहाँ से, पश्चिम से पूर्व की हम बात कर रहे हैं, इधर से लेकर इधर से। फिर इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो इसकी चौड़ाई कितनी है, 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर। समुद्र तल से इसकी ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, सिर्फ कितनी है, 50 मीटर से 150 मीटर। और ये कृषि योग्य है। कृषि योग्य मतलब ये बहुत उपजाऊ भूमि होती है यहाँ की, क्योंकि कई प्रकार के जीवाश्म अवसाद बहाकर लाती है ये पानी से नदियाँ, तो ये कृषि योग्य होती है। यहाँ पर बहुत फसलें की जाती हैं उत्तर भारत के मैदान में। फिर आगे हम देखेंगे इस मैदान को, इतना क्लियर आपको, इसमें कोई दुविधा नहीं, ठीक है। इस मैदान को ऊंचा बचौवा भौतिक लक्षणों के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। जो उत्तर भारत का मैदान था, जैसे अभी हमने हिमालय का विभाजन पढ़ा, वैसे ही उत्तर भारत के मैदान को भी विभाजित किया गया है। कितने पार्ट में किया गया है, 5 भागों में किया गया है। किस आधार पर किया गया, उच्चावच का मतलब क्या होता है, ऊंचा नीचा, और भौतिक लक्षण का मतलब क्या होता है, वो उसमें क्या उस जगह पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो 5 भाग कौन से, भावर, तराई, बांगर और खादर और डेल्टा, ठीक है। ये उत्तर, अभी मैं इसको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, भावर क्या होता है, तराई क्या होता है, बांगर क्या होता है, खादर, इसके क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये उत्तर भारत के विशाल मैदान के
मैंने आपको डायग्राम के जरिए समझाया, ऐसे आपको भी बनाना है। जैसे जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्स का मतलब जैसे एसएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं, उसमें सीधे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है आपसे, तो आपको ऐसे ही बनाना है। और जो मैं पीडीएफ दूंगा उससे आप क्या करोगे, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज जो यूपीएससी पीसीएस वाले स्टूडेंट है उसके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आगे फिर बढ़ता हूँ मैं। हेलो। ठीक है, उसके बाद मैंने अभी आपको 5 विभाजन बताए थे। कितने विभाजन बताए थे मैंने अभी? 5 विभाजन, ठीक है। 5 विभाजन में अभी मैंने यहाँ पे बोर्ड पे 4 लिखे हैं, 5वां मैं अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। कुछ नहीं है उसमें, छोटा सा था इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं, और जगह भी नहीं थी इस पर। क्लियर? देखो पहला कौन सा है? बाबर। कौन सा? सॉरी, भाबर, ठीक है। हिमालयी नदियों, हिमालयी नदियों से जो कंकड़ पत्थर बह के आते थे, अब ये कॉन्सेप्ट समझना आप। ये सबसे, जैसे हिमालय के नीचे का, हिमालय का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा था? शिवालिक था। हिमालय का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा था? शिवालिक था। शिवालिक था यानी वो पर्वतीय क्षेत्र था। वहाँ से जो नदियाँ बहकर आएंगी वो कहाँ पर आएंगी? यहाँ पर आएंगी। तो इसमें भी क्या है? ढलान है, ठीक है। इस पर ढलान होने के कारण यहाँ पर क्या होती है? मिट्टी होती है वो नीचे बहकर चली जाती है नदियों के साथ में, और यहाँ पर क्या बचती है? जो नदियों के बहाव से कंकड़ पत्थर बहाकर लाए गए थे वो बचती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हिमालयी नदियों के द्वारा जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें, यहाँ पर कंकड़ पत्थर बहुत पाए जाते हैं। चौड़ाई की बात करें तो 8 से 10 किलोमीटर। नदियाँ यहाँ पर दिखाई नहीं देती हैं, यहाँ पर नदियाँ क्या होती हैं? अदृश्य हो जाती हैं, कंकड़ पत्थरों के नीचे छुप जाती हैं। अब छोटे मोटे कंकड़ पत्थर तो यानी बहुत बड़े बड़े विशाल कंकड़ पत्थर होते हैं, तो नदियाँ क्या होती है? उसके नीचे चली जाती है और अदृश्य हो जाती हैं। और ये क्षेत्र ज़्यादा कंकड़ पत्थर होने के कारण ये उपजाऊ नहीं है। 1 मिनट रुकना, ठीक है। ये कृषि योग्य नहीं होती, यहाँ पर कृषि नहीं होती, यहाँ पे पत्थर ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर भूमि ऐसी नहीं है, यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर कृषि नहीं होती है। दूसरी आती है तराई। यहाँ पर आप नाम से भी पहचान सकते हैं कि तराई का मतलब यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। यहाँ पर बारीक रेत, यहाँ से जो बहकर रेत आ जाता है बारीक, वो इस क्षेत्र में पहुँच जाता है। तराई में बारीक रेत और चिकनी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अगर इसकी चौड़ाई की हम बात करें तो इसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर। नदियाँ यहाँ पर दृश्यमान, यहाँ से पर नदियाँ मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर तराई क्षेत्र बोलते हैं। तराई का मतलब क्या होता है? पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या है? नदियाँ क्या होने लगती हैं? दोबारा से दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। याद रखना, फिर मैं दोहरा देता हूँ। भावर में नदियाँ नहीं दिखाई देती। इससे पहले शिवालिक है, शिवालिक में नदियाँ दिखाई देती हैं, उसके बाद भावर में दिखाई नहीं देती हैं, उसके बाद तराई में फिर से नदियाँ दिखाई देने लगती हैं, और यहाँ पर अधिक वर्षा होती है, ठीक है। और यहाँ पर कृषि मतलब फसल कौन सी होती है? गन्ना, चावल, गेहूँ, ठीक है। और यहाँ पर बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। बाढ़ मैंने क्या बताया? यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर जो भी क्षेत्र होते हैं, कौन से क्षेत्र अगर हम मान लें, बिहार का कोई क्षेत्र मान लें, ठीक है ना, तो यहाँ पर बाढ़ बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र है ये। बांगर है ना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र है। और अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो पंजाब यूपी के मैदानी क्षेत्रों में, ओके, ये बाढ़ से ऊंचा है। यहाँ पर नदियाँ बिल्कुल नहीं दिखाई देती, यहाँ पर नदियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं, यानी बाढ़ आ जाती है। यहाँ पर नदियों से ऊंचा क्षेत्र है ये, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं खादर। ये नवीन, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना था, ये नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना। इसका विस्तार पूर्वी यूपी। कौन सा यूपी? पूर्वी, ठीक है। यानी जो बिहार से लगता हुआ यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, मतलब यूपी। यहाँ पर भी आपको यूपी दिख रहा है, लेकिन ये पश्चिमी यूपी है, मध्य यूपी है, ये इस साइड का यूपी। अगर आप मैप देखोगे तो बिहार से लगता हुआ यूपी है, ठीक है, उधर पश्चिम बंगाल। कृषि योग्य भूमि होती है यहाँ पर, मतलब कृषि अच्छी होती है। जैसे कौन सी फसल होती है? चावल, जूट, गन्ना, दलहन और तिलहन। इसके बाद और भी है, अब सारी तो अपन नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो ये
आज का हमारा उत्तर भारत के मैदान का पूरा निष्कर्ष था। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग क्या करोगे, इसको ऐसे ही बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आप क्या करोगे कॉपी में, इससे अच्छा भी बना सकते हो आप, लेकिन आप ऐसे ग्राफ वाइज बनाओगे, ऐसे बनाओगे पॉइंट टू पॉइंट, तो आपको बहुत आसानी होगी याद करने में, ठीक है ना। और इसके PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और इसके साथ लिंक करके आप उसको अच्छे से याद कीजिए। मैं बोल रहा हूँ आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि गारंटी कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम UPSC का अगर आप 2023 का पेपर देखेंगे प्रीलिम्स का, विशेषकर प्रीलिम्स का, तो उस पर ऐसा पेपर आया था कि कोई भी किताब अगर उठा के देखोगे कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था, ठीक है, बहुत अलग ही पेपर था। अगर ऐसा पेपर आया तो बहुत से बच्चे यानी कैसे क्या आप क्लियर कर पाएंगे। तो आप मैं जो PDF भेजूंगा उससे आप लिंक करके आप PCS स्टेट PCS जो भी आप देते हैं UPSC का देते हैं, आप बहुत अच्छे से लिंक करके उसको याद कर पाएंगे। और मैं इतना बोल सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है, ठीक है। ये अलग करना है इसको अलग कॉपी में, और जो मैं दे रहा हूँ उसको आप अलग से लिखना। अगर उसकी क्वालिटी में कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो उसकी क्वालिटी को मैं अच्छा करने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि आपको जैसे अच्छा लगा मेरा वीडियो ऐसे ही और भी स्टूडेंट्स को अच्छा लगेगा तो उनका भी लाभ होगा, ठीक है। जय हिंद।